डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वर्कशीट नंबर 60। चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं मान के चलूँ कि पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, है ना? डेली वर्कशीट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों अगर लाइव प्रीमियर होता है तो आप उसमें आंसर दिया करो। आंसर देने से क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि भाई इनकी कितनी तैयारी है, कहाँ इनकी नॉलेज कम पड़ रही है, कहाँ नॉलेज ठीक है, कहाँ ओके है, कहाँ और मेहनत की ज़रूरत है। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम और डालेंगे, शीट्स को और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आंसर दिया करो ताकि मैं जज कर पाऊँ कि हाँ बच्चे कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 60। टॉपिक हमारा रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं इसका, है ना? एक सिंपल क्विक वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं तो देखती हूँ कितना आंसर दे पाते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर +2 सोल्यूशन? हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर +2 सोल्यूशन? तो बच्चों अमोनिया कॉपर +2 से रिएक्ट करता है, और अमोनिया मैं ऐसा कह दूं कि भाई कॉपर +2 जो है वो अमोनिया में घुल जाता है ना? सिल्वर भी होता तो भी अमोनिया में घुल जाता। क्यों? तो बच्चों अमोनिया जो है वो एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कॉपर +2 आपका मेटल आयन है, तो आपको क्या लिखना है? अमोनिया रिएक्ट्स विद या अमोनिया फॉर्म्स अ डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद कॉपर +2। ठीक है बच्चों, अमोनिया जो है वो कॉपर +2 के साथ क्या करता है? डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो हम कहेंगे कॉपर +2 4NH3। 4 अमोनिया मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें कॉपर आपका सेंट्रल एटम है या सेंट्रल मेटल एटम है, और 4 अमोनिया 4 लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, या कलर जो है दैट इज डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अमोनिया इस तरह से रिएक्ट करता है कॉपर +2 के साथ। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, वाटर इज लिक्विड वेयर इज H2S इज गैस। फटाफट एक लाइन में आंसर दे दो, क्या होना चाहिए? सोचो, दिमाग लगाओ। तो मैं कह दूं कि भाई ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen, high electronegativity of oxygen क्या होगा? तो मैं कह दूं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव। मतलब OH बॉन्ड ऑफ वाटर इज पोलर। ठीक है, OH बॉन्ड ऑफ H2O इज पोलर। ठीक है, अब पोलर होने से क्या हुआ? तो बच्चों प्लस माइनस है तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। अब दो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मैं कहूंगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो दैट वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नाउ बच्चों इंटर यानी बीच में, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो मैं कहूंगी भाई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, है ना? मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो देयर इज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, molecular association among water molecules। ठीक है, अब इससे क्या होगा? तो बच्चों मॉलिक्यूल पास में आ गए, मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे तभी तो हम कहेंगे लिक्विड है ना? हैंस वाटर इज लिक्विड। ठीक है, वाटर इज लिक्विड। तो एक लाइन में बताना है तो भाई क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। शो भी कर सकते हैं आप, तो हम कहेंगे ये HOH एंड HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल बना दी। ये साइड हो गई बच्चों नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को डैश से डिनोट करते हैं, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव।
ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूल क्लोज आ गए, एसोसिएशन है और वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। अब H2S गैस क्यों है? तो बच्चों सल्फर ऑक्सीजन के जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे भाई ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ S, तो नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, तो मैं कहूंगी अब H2S मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, तो नहीं बनाएंगे तो दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो गैस है, ठीक है। तो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर H2S is unable to form, H2S is unable to form intermolecular hydrogen bond, ठीक है भाई। तो H2S जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए तो भाई इसलिए ये गैस है, सो इट इज गैस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लिक्विड है एक गैस है, आंसर जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहता है। क्लियर? चलो फटाफट आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया इज बेसिक व्हाइल BiH3, आई स्मॉल कर देना, BiH3 इज ओनली फिबली बेसिक। तो भाई अमोनिया जो है वो बहुत अच्छा बेस है और BiH3 जो है वो लेस बेसिक है, ऑल्दो दे बोथ हैव लोन पेयर। भाई अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मैं कहूँगी ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और BiH3 में भी क्या है, तो मैं कहूँगी इस पे भी लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो दोनों बेस होने चाहिए। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन का साइज तो छोटा है और छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिस्मुथ का एटॉमिक साइज कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है ना, और वहाँ लोन पेयर है, तो मैं कहूँगी भाई ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 क्या होगा, तो मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, electron density is very high at nitrogen, so it is more basic। भाई डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो डोनेट करोगे, तो इट इज मोर बेसिक, ठीक है। BiH3 में तो मैं कह दूंगी भाई इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Bi, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी as compared to nitrogen, is less, ठीक है। तो डोनेटिंग टेंडेंसी भी लेस है, ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी लेस, ठीक है। की पॉइंट सारे लिख रही हूँ बच्चों, आपके आंसर में ये सारी बातें आनी चाहिए, है ना। एग्जामिनर इन बातों को सर्च करे, भाई ये लिखा है कि नहीं, नाइट्रोजन का साइज छोटा लिखा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं, वहाँ आपने लिखा है कि नहीं, बिस्मुथ जो है वो एटॉमिक साइज बड़ा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, की पॉइंट्स आ गए तो फिर आंसर आ गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, लेस, दैट्स व्हाई BiH3 क्या होगा, तो बच्चों ये लेस बेसिक होगा, और अमोनिया क्या होगा, तो वो मोर बेसिक होगा, ठीक है। तो अमोनिया इज मोर बेसिक, BiH3 इज, बिस्मुथिन इज लेस बेसिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अब बच्चों अमोनिया प्रिपरेशन होती है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन की रिएक्शन कर दो हाइड्रोजन से, बनेगा क्या, अमोनिया। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है। प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, तो प्रोसेस है हेबर प्रोसेस, ठीक है। अब बच्चों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया टेम्परेचर शुड बी लो। प्रेशर की बात करूं तो देखो यहाँ 4 मोल है ना, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो भाई एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन क्या है, 4 मोल है, रिएक्शन अलग रिवर्सिबल है, और प्रोडक्ट साइड में कितने मोल से, तो मैं कह दूंगी भाई 2 मोल है। तो ऐसी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होती है, वहाँ ली शटलियर अप्लाई होता है, प्रेशर बढ़ाऊंगी तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां मोल्स है ना, मोल्स क्या है, कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मोल्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो इतना तो मुझे क्लियर है कि भाई हाई प्रेशर ले लो और लो टेम्परेचर ले लो, तो रिक्वायर्ड कंडीशन एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे भाई प्रेशर चाहिए हाई,
ठीक है, तो बच्चों हाई प्रेशर लगभग 200 atm के आसपास, टेम्परेचर चाहिए लो, ठीक है। तो लो मतलब बच्चों माइनस में नहीं होता है ना, लो मतलब 700 केल्विन या 720 केल्विन के आसपास, ठीक है। अब कैटलिस्ट, तो बच्चों कैटलिस्ट यहाँ पे होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, विद आपको ध्यान रखना है पोटेशियम ऑक्साइड Al2O3। और कैटलिस्ट प्रमोटर की बात करूं तो बच्चों कैटलिस्ट प्रमोटर यहाँ पे होता है मॉलिब्डेनम, ठीक है। और अगर अमोनिया ज़्यादा बनाना चाहते हो तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ N2 and H2, तो क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना। तो एक और लिख सकते हो आप, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है अमोनिया फॉर्मेशन की मैक्सिमाइज, अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कंडीशंस। क्लियर, याद करना है इसको। चलो आगे चलते हैं। Now, how is nitrogen prepared in the laboratory? Write the chemical equation of the reaction involved. तो बच्चों लैब में नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, तो इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन कराएं, तो बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करा दो सोडियम नाइट्राइट से, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ या बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो होगा क्या, तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट हीट कर दो तो बनेगा अमोनियम नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चों ये अमोनियम नाइट्राइट जो है और ज़्यादा हीट होने पे लूज हो जाएगा, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल, है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दूं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ G लिख दो प्लस वाटर, बस। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई लैब में अमोनिया बनता है बाय द एक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई NH3 इज गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, तो बच्चों कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब मेटल हो और लीगेंड। अब लीगेंड क्या होता है, जो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करे। तो भाई अमोनिया में क्या है, तो मैं कहूँगी लोन पेयर है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन इन NH3, तो मैं कहूँगी लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना, बिहेव कैसे करेगा, लीगेंड की तरह, ठीक है। तो लोन पेयर एट नाइट्रोजन इन NH3 इट बिहेव्स एज, कैसे बिहेव करेगा, तो बच्चों इट बिहेव्स एज लीगेंड की तरह बिहेव करता है। लीगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो फिर कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा, है ना। तो इट बिहेव्स एज लीगेंड, और लीगेंड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, अच्छा लीगेंड है ना। नाइट्रोजन फटाक से अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, तो हम कहेंगे भाई इट बिहेव्स एज लीगेंड एंड इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो भाई दिस इज अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्यों है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डज अमोनिया एक्ट्स एज लुईस बेस, तो बच्चों इसमें भी वही लिख सकते हैं। लुईस बेस क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई लुईस बेस जो अपना ऐसे स्पीशीज जो अपना लोन पेयर क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। तो लुईस बेस मतलब स्पीशीज। अब बच्चों चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, है ना, स्पीशीज विच डोनेट इट्स लोन पेयर, ठीक है। इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, विच डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस बेस, ठीक है भाई। तो हमने मान लिया ऐसी स्पीशीज
जो लोन पेयर डोनेट करेंगी उसे हम मान लेंगे लुईस बेस। नाउ अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो लुईस बेस। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, तो सेम आंसर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन in NH3 it behave as Lewis base। ठीक है, it behaves as Lewis base। क्यों? क्योंकि it can donate its lone pair, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों आंसर लगभग सेम है ना। चलो आगे बढ़े। तो नाउ व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। अब भाई ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, तो देखो बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट जो है स्पेशली जो है वो नाइट्रेट आयन के लिए होता है। तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्ट हो, भाई ऐसा कोई भी कंपाउंड हो, ऐसा कोई भी सॉल्ट हो जो क्या देता हो, तो नाइट्रेट आयन देता है। ठीक है, पहले तो ये लिखिए ना भाई ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है, लैब में अगर आपने परफॉर्म किया हो, प्रैक्टिकल किया हो, 11-12 दोनों में कोर्स में था, तो ठीक है भाई नाइट्रेट आयन का सॉल्ट था। अब इसमें क्या मिलाना है बच्चों, इसमें मिलाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। ठीक है, तो इसमें एकदम फ्रेश बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन मिलाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इस टेस्ट ट्यूब की वॉल के अलोंग है ना, इसकी दीवार के सहारे हम मिलाएंगे इसमें H2SO4। ठीक है, अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब हम क्या मिलाएंगे, H2SO4 अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब बच्चों ये जहां तीनों मिल जाएंगे ना वहां एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है। ठीक है, अब ये जो ब्राउन रिंग बनी है ये एक कॉम्प्लेक्स की वजह से बनती है, दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं क्या, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, अब ब्राउन रिंग टेस्ट लिखना है आपको, तो इसको आप ऐसे परफॉर्म करके लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें हुआ क्या, तो बच्चों जो नाइट्रेट आयन है वो NO में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, तो मैं कहूँगी फेरस आयन की वजह से। तो ब्राउन रिंग टेस्ट या द फेमिलियर या द फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट क्या बताता है आपको, तो बच्चों फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट डिपेंड्स upon ability of ferrous ion Fe+2 ion to reduce nitrate ion। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट में होगा क्या, नाइट्रेट जो है वो NO में रिड्यूस हो जाएगा, किसकी वजह से, Fe+2 की वजह से। तो एबिलिटी ऑफ Fe+2 आयन टू रिड्यूस नाइट्रेट आयन इनटू क्या होगा, तो इनटू NO में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये NO जो है ये फेरस के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, दिस NO फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, ये NO क्या करेगा बच्चों, ये NO बनाएगा कॉम्प्लेक्स। तो दिस NO फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद Fe+2 which is appear as कैसे अपीयर होगा, तो बच्चों वो एज अ ब्राउन रिंग के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, हमने ताजा बना हुआ FeSO4 सॉल्यूशन लिया, मतलब फेरस आयन तो हमने लिया। ठीक है, टेस्ट किसका कर रहे थे, नाइट्रेट आयन का, तो नाइट्रेट आयन। अभी नाइट्रेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NO में, तो ऑक्सीजन कितने बचेंगे, 2, तो 2 ऑक्सीजन को उड़ाने के लिए मुझे 4 H आयन चाहिए। मिलेंगे कहाँ से, तो मीडियम तो मैंने एसिडिक रखा है ना, अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब क्या मिला है, H2SO4। ठीक है, तो बच्चों NO3 तो रिड्यूस हो गया, NO 2 ऑक्सीजन 4 H आयन से कन्वर्ट हो गए किसमें, तो मैं कह दूंगी 2 वाटर, और Fe+2 जो है अब इसका तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू Fe+3। ठीक है, तो ये फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है, चेक कर लो उसको। ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे चलो भाई ये तो सेट हो गया। अब होगा क्या, ये जो NO है Fe+2 का एक्वस सॉल्यूशन था, तो Fe+2 का एक्वस सॉल्यूशन इस तरह से होता है FeH2O6+2। ये NO जो है बच्चों ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा,
एक वाटर को रिप्लेस करके ये बन जाएगा आपका नया कॉम्प्लेक्स Fe2H2O होल 5 NO, ठीक है, प्लस वाटर लिंक। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ NO न्यूट्रल नहीं है, NO प्लस के फॉर्म में है, इसलिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो 1 आएगी। अब फेरस होता है या फेरिक होता है, फेरस +1 तो नहीं होता, मतलब Fe+1 तो नहीं होता, तो मैं कहूँगी भाई ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है ना, होती नहीं, तो ब्राउन रिंग भी क्या थोड़ी देर के लिए बनती, फिर तो गायब हो जाती, ठीक है। सो दिस इज द फेमस ब्राउन रिंग इज इम्पॉर्टेंट है बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने पे, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चले आगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओजोन इज थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल। अब सोचो ऐसा क्या लिखूं मैं इसमें कि भाई ओजोन थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल है, तो ओजोन क्या, तो देखो ओजोन अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये स्प्लिट होके बनाएगी O2 और O। अब बनाएगी जो बनाएगी, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है ना, हमें अगर हीट देनी पड़े तो हम कहते हैं कंपाउंड स्टेबल था, हमने एफर्ट्स लगाए, लेकिन ओजोन जब O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज होती है तो रिलीज होती है हीट। साथ ही देखो तो मैं कहूँगी एक मॉलिक्यूल था, अब इसका एक मॉलिक्यूल भी बनेगा, एटम भी बना, तो बच्चों रैंडमनेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़ती है। एंट्रोपी समझते हो ना भी, डिस्टर्बेंस बढ़ा कि नहीं, तो बढ़ा, पहले तो अकेला मॉलिक्यूल था O3, अब टूटा तो 1 का 2 बना, तो अगर टुकड़े होते हैं तो रैंडमनेस, डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डरनेस या जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, सिंस द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन क्या है, तो मैं कहूंगी भाई ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप होती है जनरली, है ना, स्पॉन्टेनियस रहती है, तो सिंस द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, मतलब रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, एंड ऑल्सो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है। तो बच्चों जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जो अपने आप हो रही है उसमें एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम या रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, ठीक है। अब देखो अगर तुमने थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा हो, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, डेल्टा H क्या है, तो एंथैल्पी चेंज, भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव है ना, अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव, T तो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी चेंज, तो मैं तो कह रही हूँ एंट्रोपी बढ़ रही है, तो बच्चों डेल्टा S पॉजिटिव है ना, तो T डेल्टा S क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा H भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो ओवरऑल आप देखोगे तो डेल्टा G जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इट या इन दोनों की जो वैल्यू है वो सपोर्ट करती है, विच सपोर्ट्स द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G, ठीक है। और बच्चों नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा G, तो इतना तो हमें पता ही है, डेल्टा G नेगेटिव यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन को अपने आप कंसीडर होना है, अपने आप प्रोसीड होना है, तो फिर क्या होना चाहिए, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो हम कहेंगे लो ये दोनों मिलके सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई डेल्टा G क्या हो जाए, तो भाई डेल्टा G नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा G नेगेटिव हो तो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो फिर ओजोन थर्मोडायनामिकली क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई, है ना, भाई ये टूटेगी मतलब ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, क्योंकि डीकम्पोज होने में फायदा ज़्यादा नजर आ रहा है ना, थर्मोडायनामिकली तो डीकम्पोज होने में डेल्टा G क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव, तो हम कहेंगे भाई ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाके ही मानेगी, यानी ओजोन की स्टेबिलिटी कम है। क्लियर, सिंपल है, थर्मोडायनामिक्स थोड़ा इन्वॉल्व होता है इस क्वेश्चन में। नाउ राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ओजोन। तो बच्चों वैसे तो ओजोन तुम्हारे कोर्स में है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, पर चलो फिर भी क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिख दूं मैं H2O2 और ओजोन लिख दूं O3। अब बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर ध्यान से देखो तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में O और O के बीच में क्या होता है,
तो हम कहेंगे भाई यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड होता है, ओ सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1, तो यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड है। यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है, ठीक है भाई, नो परऑक्साइड बॉन्ड। अब परऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो यहाँ पे कितना है 1, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब यहाँ बच्चों ओजोन, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओजोन का स्ट्रक्चर ये, इधर डबल बॉन्ड और इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिनो, लेफ्ट में 2 राइट में 1, उल्टा कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है 3, कितने जनों के बीच में 2 जनों के बीच में, सेंट्रल एटम को नहीं गिनना है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, एटम कितने हैं 2, है ना। क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या मैं कह दूँ रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, नंबर ऑफ अटैचमेंट 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3/2, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ 1.5। अब बच्चों रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो लिक्विड है, ठीक है, पेल येलो लिक्विड या कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओजोन क्या है, तो भाई ओजोन जो है वो गैस है एट रूम टेम्परेचर। अब बच्चों एक रिएक्शन है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि H2O2 जो है वो Ki से रिएक्शन कराने पे उसको I2 में क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। इट ऑक्सीडाइजेस Ki into I2 in presence of FeSO4, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी है, लेकिन ये Ki को I2 में FeSO4 के साथ क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, लेकिन ये जो है ये नहीं करेगा, इट डजंट रिएक्ट विद does not react with Ki plus FeSO4, ठीक है। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, और अगर आ जाएगा भी, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो आप अपनी बेसिक नॉलेज के बेस पे इसका आंसर दे सकते हैं। शुरू के 2-3 पॉइंट तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, है ना, तो उसके बिहाफ पे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ओजोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, है ना, कि मैं ही आगे बढ़ रही हूँ, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, या तुम भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तैयारी कैसी चल रही है, क्या तुम मेरे साथ साथ आगे चल रहे हो, प्रिपरेशन बढ़िया हो रही है कि नहीं, कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।